टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जैसे एमएनसीज हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया, इसको जब तक हम नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक जो दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये हमने नहीं समझ में आएगा। तो ये दो टॉपिक्स हैं। और तीसरा टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट हमारे सिलेबस में है, दैट इज G20। देखो, अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं हर चीज के लिए। हमारे पास पेन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, चॉकलेट्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, और जो मोबाइल फोन्स होते हैं जैसे ओप्पो, वीवो, चाइना के हैं फिर भी इंडिया में है, आईफोन अमेरिका का है फिर भी इंडिया में है, सैमसंग कोरिया का है फिर भी इंडिया में ही है, राइट। तो ये कैसे हो रहा है? ये ट्रेड के थ्रू हो रहा है बच्चा। जब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सचेंज होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। किसी भी चीज को खरीदना बेचना, उसे हम ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या करता है? कंट्रीज को कनेक्ट करके रखता है, और जब कंट्रीज कनेक्ट होंगी तो एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का सामान तीसरी कंट्री में, ऐसे कनेक्शन बनता है। ये ट्रेड जब फॉरेन लेवल पे हो रहा हो, मतलब एक कंट्री के बीच में दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान जा रही है आ रही है, तो अब वो फॉरेन ट्रेड होगा, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करके हो रहा है, क्रॉस करके हो रहा है, तब उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उससे पहले इन्वेस्टमेंट समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, मान लो किसी भी एक आदमी ने अपने पैसे खर्च किए किसी भी एक जमीन लेने के लिए, ठीक है, और वो ये सोच के ले रहा है कि अगर आगे जाकर मैं इस जमीन को बेचूंगा तो मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो यही है इन्वेस्टमेंट, की कोई भी इंसान स्पेंड करता है अपने पैसे किसी भी चीज को लेने में। वो मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकता है, ये सोचकर कि ये और भी ज्यादा आगे चल के प्रॉफिट हमें देगी, ठीक है। और यही जब फॉरेन लेवल पर हो रहा हो तब हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। यही इन्वेस्टमेंट जब एमएनसीज कर रही होती है तब हम उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका प्रोडक्शन एक कंट्री में नहीं एक से ज्यादा कंट्री में हो, उसको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की एशियन पेंट्स, टाटा, इंफोसिस, ये सभी एग्जांपल हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के। देखो, ग्लोबलाइजेशन होता ही वो प्रोसेस है जो कंट्रीज को कनेक्ट करके रखता है। अब ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। माइग्रेशन, जो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट होते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। और जो जर्म्स, डिजीजेस एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में फैलती है ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वही प्रोसेस होता है जो कंट्रीज को कनेक्ट करके रखता है, और इसमें एमएनसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। कैसे? क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंट्री में तो होती नहीं है, दो तीन चार कंट्रीज में होती है, तो ये क्या करती है? कनेक्शन ही तो बनाती है उन कंट्रीज के बीच में, राइट। और जितनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ज्यादा गुड्स सर्विसेज हमें मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाएगी, वर्ल्ड में पूरे में टेक्नोलॉजी आएगी, राइट। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। दूसरा तरीका है वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखने का, माइग्रेशन ऑफ पीपल, मतलब जो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वो भी पार्ट ही है ग्लोबलाइजेशन का। Factors that have enabled globalization: rapid improvement in technology, liberalization of trade and investment policies, pressures from international organizations such as the WTO। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो फैक्टर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अभी बहुत पहले चले जाओ, ठीक है, तो क्या होता था? खत लिखे जाते थे। बहुत पहले की भी बात नहीं है बट हाँ, अभी से बहुत पहले की बात है। तो खत लिखे जाते थे, उसको पहुंचते पहुंचते 1 महीने लग जाता था जिसको आपने खत लिखा हो। अभी अभी आप वीडियो कॉल करो, अमेरिका, चाइना, दुबई, वहां पे लोग कर क्या रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये जो इंप्रूवमेंट ही तो हो रहा है टेक्नोलॉजी में। तो जब इंप्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में तब भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इनेबल होता है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इसको पढ़ने से पहले हम टैक्स बैरियर पढ़ेंगे, तभी हमको लिबरलाइजेशन समझ में आएगा। तो वो टैक्स जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं उन्हें हम टैक्स बैरियर बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा हो उसे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, और एक
कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान आ रहा हो उसे हम इंपोर्ट बोलेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें हम टैक्स बैरियर बोलते हैं। अब ये लगाए क्यों जाते हैं, तो देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेकर, पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 के बाद, इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बैरियर लगाए हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंपोर्ट होती थी जैसे कि पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, मशीनरी। अब वो बैरियर क्यों लगाए हुए थे, तो देखो उसी वक्त हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। तो उस वक्त इंडिया इतना ज्यादा रेडी नहीं था कि वो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कंपटीशन कर सके। 1990 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इंडिया जो है इतना लायक बन गया है कि ये अब कंपटीशन कर सकता है फॉरेन ट्रेड के साथ। ठीक है, तो 1991 में जितने भी बैरियर थे वो गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिए गए। तो जो हटाने वाला प्रोसेस होता है ना बैरियर का, उसी को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका एम ही ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइज हो, फ्री ट्रेड हो, कोई भी टैक्स बैरियर ना पड़े इंटरनेशनल ट्रेड पर। अभी प्रेजेंट टाइम पे 164 कंट्रीज इस WTO की मेंबर हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता ही यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड फ्री हो, कोई भी टैक्स बैरियर ना हो, कोई भी टैक्स ना भरना पड़े। लेकिन ये पार्शियलिटी करता है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के बीच में। अगर अमेरिका कोई भी टैक्स बैरियर लगा देता है तो उसमें WTO कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज अगर टैक्स बैरियर लगा देता है तो WTO उन्हें फोर्स करता है कि उसे लिबरलाइज करे, मतलब उस टैक्स बैरियर को हटाएं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में हमारा फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का थर्ड पॉइंट आता है। वो थर्ड पॉइंट है प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द WTO। प्रेशर ग्रुप बनाने चाहिए, मतलब कि 3-4 कंट्रीज मिलके जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ग्रुप्स बनाए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए और प्रेशराइज करे WTO को कि ये जो पार्शियलिटी करते हैं ना ये बंद करें। G20 20 कंट्रीज का ग्रुप है, ये एनुअली मीटिंग करते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1999 में और ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना हुआ है। 19 कंट्रीज, तो आपको पता है कंट्रीज क्या होती है, यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज आ जाती है, तो हम उनको एक ही यूनिट काउंट कर रहे हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, UK, US एंड द यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 कंट्रीज हैं G20 के मेंबर। अब इसकी फंक्शनिंग क्या है, तो लीडर्स इन कंट्रीज के मिलते हैं एनुअली और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, सब डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्हीं 20 कंट्रीज को हमने क्यों लिया। तो देखो जितना भी वर्ल्ड का ग्लोबल GDP है वो 85% GDP इन 20 कंट्रीज से आता है और इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड का पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड हमें इन्हीं 20 कंट्रीज से मिलता है। इस वजह से ये ग्रुप है सिर्फ 20 कंट्रीज का। 2023 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी इंडोनेशिया के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को और सितंबर 2023 में G20 के लीडर्स की मीटिंग भी हुई थी। और इंडिया इस बार, मतलब इस मीटिंग में ट्रू स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम दिखाना चाहता था। वासुदेव कुटुंबकम मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा संसार एक परिवार है। ओके, और अपने इंडिया अपने अमृत काल में फोकस करना चाहता है लाइफ पर, दैट मींस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है, और प्रमोट करना चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ को। अमृत काल का मतलब क्या होता है, तो हमें इंडिपेंडेंस मिले हुए, ठीक है, अगर 75 ईयर्स हो चुके हैं तो वो 75 ईयर से 100 ईयर तक की का जो पीरियड है उसे हमने अमृत काल का नाम दिया हुआ है।
प्रेसिडेंसी मिलने से क्या होता है? इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली, उसका कुछ बेनिफिट था? तो था। देखो, जिस कंट्री में प्रेसिडेंसी रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, वो कंट्री अपने टॉपिक्स सजेस्ट करती है, अपने टॉपिक्स वो खुद चूज करती है कि किस किस टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इंडिया की 6 प्रायोरिटीज थी कि ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ, एक्सक्लरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ। ग्रोथ भी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, इंक्लूसिव होनी चाहिए मतलब सबको साथ में लेकर होनी चाहिए, और रेजिलियंट सबके लिए अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, ज्यादा देर के लिए होनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम एक्सक्लरेट करें, प्रोग्रेस करें, उसको भी प्रमोशन मिले, और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बने 21st सेंचुरी के लिए। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशन जो एक से ज्यादा कंट्रीज के द्वारा बनाया जाता है, और विमेन का डेवलपमेंट हो। तो ये 6 प्रायोरिटीज थी।